आज हम एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनने वाले हैं जिसने बहुत ही कम उम्र में साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी थी। ये कहानी है रिचर्ड एच एब्राइट की और इस बात की कि आखिर एक साइंटिस्ट बनता कैसे है। जरा सोचिए, सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने कॉलेज के रूममेट के साथ मिलकर एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने साइंटिस्ट्स को ये समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया कि सेल्स यानी कोशिकाएं काम कैसे करती हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये पहली बार था जब प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित पत्रिका ने कॉलेज स्टूडेंट्स का काम छापा था। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे कोई नया खिलाड़ी अपने पहले ही बड़े मैच में सीधा होम रन मार दे। लेकिन ये इतना कमाल का सफर शुरू कहाँ से हुआ? आप यकीन नहीं करेंगे, तितलियों से। जी हाँ, तितलियों से। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो ये सब शुरू हुआ पेंसिल्वेनिया में, एब्राइट के बचपन से, जहां चीजें इकट्ठा करने का उनका शौक एक दिन बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज में बदलने वाला था। वो अपने माता पिता के अकेले बेटे थे, तो उनका बचपन चीजें इकट्ठा करने के इर्द गिर्द ही घूमता था। किंडरगार्टन से ही उन्होंने तितलियां, पत्थर, फॉसिल्स और सिक्के जमा करना शुरू कर दिया था। और कभी-कभी तो वो पूरी रात जाकर बस तारे ही देखते रहते थे। इस पूरे सफर में उनकी माँ उनकी सबसे बड़ी साथी थी। वो उनकी जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाती थी, उन्हें दूरबीन, माइक्रोस्कोप, कैमरा, मतलब जो भी चीज़ चाहिए होती थी लाकर देती थी। जैसा कि उनकी माँ ने बताया था, जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया, मैं ही उसकी अकेली दोस्त थी। और जब रिची तीसरी क्लास में था, तब उसके पिता के गुजर जाने के बाद रिची ही मेरी पूरी दुनिया बन गया था। और देखिए, जब वो सिर्फ दूसरी क्लास में थे, तब तक उन्होंने अपने शहर के आसपास मिलने वाली सभी 25 तरह की तितलियां इकट्ठा कर ली थी। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में ये कितनी कमाल की बात थी। और यहीं पर उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनकी माँ ने उन्हें एक किताब दी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस किताब ने उनके लिए सिर्फ एक हॉबी से आगे बढ़कर असली साइंस की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। उस किताब से वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट की रिसर्च में मदद करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने बेसमेंट में हजारों मोनार्क तितलियों को पाला, उनके पंखों पर टैग लगाए और फिर उन्हें आजाद कर दिया। मतलब जरा सोचिए, कितना जबरदस्त डेडिकेशन था। लेकिन एक साइंटिस्ट बनने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। अगला मोड़ आया एक नाकामी से, एक ऐसे साइंस फेयर से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 7वीं क्लास में वो काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लेने गए, लेकिन कुछ भी नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि उनका प्रोजेक्ट सिर्फ मेंढक के टिश्यूज की स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाना था, बस एक नीट डिस्प्ले। जबकि जो जीते थे उन्होंने असली एक्सपेरिमेंट किए थे, किसी सवाल का जवाब ढूंढा था, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। लेकिन इस हार ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उनके अंदर एक आग जला दी। उन्होंने ठान लिया कि अब से वो सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि असली साइंस करेंगे। और इसके लिए उन्होंने सीधा डॉक्टर अर्कहार्ट से असली एक्सपेरिमेंट्स के लिए आइडियाज मांगे। और बस यहीं से हाई स्कूल में उनके असली रिसर्च का सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो उन्हें उनकी सबसे बड़ी खोज की तरफ ले जाने वाला था। उन्होंने एक ऐसे रहस्य को सुलझाने की ठानी जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ सजावट समझते थे। मोनार्क प्यूपा पर जो 12 छोटे-छोटे सुनहरे धब्बे होते हैं, आखिर उनका मकसद क्या है? और फिर तो उनकी प्रोग्रेस देखने लायक थी। जूनियर ईयर में उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिससे ये साबित हुआ कि वो धब्बे एक हार्मोन बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें काउंटी और फिर इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला इनाम दिलाया। और सीनियर ईयर तक तो उन्होंने एक मोनार्क के पंख से सेल्स को कल्चर में उगाकर ये भी साबित कर दिया कि वही हार्मोन तितली के पूरे विकास के लिए जिम्मेदार है। अब कहानी पहुंचती है हार्वर्ड, जहां एब्राइट का तितलियों पर किया गया सारा काम एक बहुत ही बड़े, एक फंडामेंटल आइडिया से जुड़ने वाला था। अब आगे बढ़ने से पहले जरा डीएनए को समझ लेते हैं। ये है क्या? देखिए, डीएनए सेल के अंदर का वो सब्सटेंस है जो हमारी पूरी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। मतलब सेल कैसा दिखेगा, क्या काम करेगा, ये सब डीएनए ही तय करता है। आसान भाषा में कहें तो डीएनए जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। और साइंटिस्ट हमेशा से ये जानने में लगे थे कि आखिर सेल्स इस ब्लूप्रिंट को पढ़ते कैसे हैं। तो एक दिन एब्राइट अपनी लैब में हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे तस्वीरें देख रहे थे, और तभी उनके दिमाग में एक बत्ती जली। वो यूरेका मोमेंट आ गया।
उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि कीड़ों के हार्मोन पर की गई उनकी रिसर्च बायोलॉजी की इसी सबसे बड़ी पहेली को सुलझा सकती है। उनकी नई थ्योरी ने यही समझाया। उसने बताया कि कैसे एक सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकता है, और यही वो थ्योरी थी जिसे उन्होंने अपने रूममेट जेम्स आर वोंग के साथ मिलकर डेवलप किया और पब्लिश करवाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रिचर्ड एब्राइट में ऐसी क्या खास बात थी जिसने उन्हें इतना बड़ा साइंटिस्ट बनाया। चलिए जरा उनके गुणों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक जबरदस्त दिमाग तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ उनमें जानने की एक कभी ना खत्म होने वाली इच्छा थी, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। एक कम्पेटिटिव स्पिरिट थी, लेकिन सही वजहों से जीतने की जिद। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं थी। वो एक बेहतरीन डिबेटर, फोटोग्राफर और आउटडोर्स पर्सन भी थे। उनके सोशल स्टडीज के टीचर मिस्टर वेहरर ने उनके बारे में एक बहुत सही बात कही थी। वो इसलिए जीत रहा था क्योंकि वो सबसे अच्छा काम करना चाहता था। वो सही कारणों से सबसे बेहतर बनना चाहता है। मतलब उनका मोटिवेशन इनाम जीतना नहीं, बल्कि अपने काम में बेस्ट होना था। रिचर्ड एब्राइट की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, एक किताब, एक माँ का साथ और एक साइंस फेयर में मिली हार ने उनकी जिज्ञासा को जिंदगी भर के लिए जला दिया। आखिर वो कौन सी चिंगारी होती है जो हमारे अंदर की जिज्ञासा को जगाती है, और हम उसे कैसे जलाए रख सकते हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।